ओके तो आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की जो पार्ट सेकंड का ग्रेविटेशन के नेक्स्ट चैप्टर है। ग्रेविटेशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखेंगे हम, बॉडी विच इज नॉट डिफॉर्म्ड, विच इज नॉट डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, या हम ऐसा बोलते हैं इन विच, एक ऐसी बॉडी इन विच द स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, द स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स does not change, does not change under the effect of external force, under the effect of external force। एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में अगर हम इस बॉडी के कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस चेंज नहीं, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो हम इसको बोलते हैं रिजिड। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। तो डिफॉर्मेशन बेसिकली अगर हम ये वाली चीज देखेंगे तो ये डिफॉर्मेशन इनमें हो जाती है, बट द थिंग इज दैट कि इसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो इस तरह होती है कि जो इंटरएटॉमिक स्पेसेस जो है वो सेम रहते हैं। अगर बॉडी टिल्ट हो जाएगी, पूरी टिल्ट हो जाएगी, लेट्स से अगर हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स लेंगे किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर, ऑलराइट, तो उनके बीच में क्या होगा, जैसे आप फोर्स अप्लाई कर, लेट्स से दिस इज 10 नैनोमीटर डिस्टेंस, अगर ये स्लाइड भी हो जाएगी पर द डिस्टेंस बिटवीन दीज कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो क्या चेंज नहीं हो जाती है, देयर इज स्लाइड डिफॉर्मेशन। फिर इसके अंदर आ जाता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। जो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये इसका काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि आपने, अगर आप लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में ये एक्सटर्नल फोर्स के दो काम होते हैं। इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग, देन द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो। बट व्हाट इफ द सिस्टम इज नॉट इन मोशन एंड द सम ऑफ there are a number of forces being applied on a body, तो तब क्या होगा, वो उस बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसकी शेप या कन्फिगरेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फोर्स जो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि उसकी डिफॉर्मेशन, शेप चेंज होगी, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये डिफॉर्मिंग फोर्स जब अप्लाई होगा तो इस सॉलिड का एक रिएक्शन जनरेट हो जाता है, तो उस रिएक्शन फोर्स को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ये क्या करता है, एक ऐसा फोर्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दैट फोर्स which tries to bring the body back to its original shape, back to its original shape, ओरिजिनल शेप में इसको वापस लाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। एंड रिमेंबर, जब आप एक सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इनके बीच में बॉन्ड्स जो होते हैं, वैसे फिजिकली कोई ऐसा उनके बीच में कोई रॉड या कोई चीज नहीं होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। ओके, तो जैसे ही आप क्या करोगे, फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करोगे, ये बीच में जो है बॉन्ड्स जो है इनके बीच में कनेक्शन से दे बिहेव लाइक स्प्रिंग्स। अगर आप देखोगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या ट्रांसफर की वजह से ही बॉन्ड बन जाता है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे, अगर आपने देखा होगा, हम एक नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को नजदीक लाएंगे, मैग्नेट की बात कर रहा हूं, उनको नजदीक लाओगे, आप देखोगे कि जैसे आप फोर्स को नजदीक ला रहे हो वो वापस बाउंस करना चाहता है। सेम वे जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करना चाहोगे, स्प्रिंग फोर्स आपको पढ़ाए थे वर्क एनर्जी में, कि जैसे हम इसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो ये वापस से बाउंड करना चाहता है। सेम इज द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ऐसा मान लो कि ये जो सॉलिड्स में ये डिफरेंट एटम्स है, इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड्स जो है, ये बॉन्ड्स बिहेव एज प्योर स्प्रिंग्स की तरह ये बिहेव करती है। तो जैसे आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, आपको देयर इज स्लाइड डिफॉर्मेशन और लार्ज डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होती है इनमें। तो बट क्या होगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर लिया, फोर्स हटाओगे, तो इट ट्राइज टू रिबाउंड, इट ट्राइज टू बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ऑलराइट, सो एज इफ देयर आर नॉट बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स, बट देयर आर स्प्रिंग्स बिटवीन द डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स। उसकी वजह से क्या होता है, आप फोर्स लगा रहे हो, कंप्रेस हो जाता है, वापस आ जाता है।
सेम इज द केस दिस, इसमें दो एडम जो है वो थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, देन दे अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये जो इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है टू रेस्टोर देयर ओरिजिनल पोजीशन, ये अराइज होती है बिकॉज ऑफ फोर्स कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। इट्स काइंड ऑफ अ रिएक्शन फोर्स टू दैट अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। ऑलराइट, तो रिजिड बॉडीज में क्या होता है, रिजिड बॉडीज में डिफॉर्मेशन जो है, आप क्या करोगे, मान लो आपके पास एक इंजन है एक जो मोशन करेगा, और आपके पास एक कार्ट है जो मूव नहीं कर सकता। ओके, कार्ट एक मूव नहीं कर सकता। अब आपने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, इसको किसके थ्रू कनेक्ट करोगे? अगर आपने इसके थ्रू प्लास्टिक, ये रबर जो है, इलास्टोमर्स जो है वो कनेक्ट कर लिए, तो आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। बेसिकली क्या हो रहा है, फोर्स लगाने से आप आगे ले जा रहे हो इंजन को, पीछे फोर्स नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो ये इलास्टोमर लगा है वही खींच रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, वही खींच रहा है। राइट, तो व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज नॉट ट्रांसमिटेड इक्वली टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे वो रिक्वायर्ड होता है, तो वो एक रिजिड बॉडी नहीं कहलाती है। ओके, तो अगर इसके बदले में अगर आपने एक आयरन रॉड कनेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, यू अप्लाई फोर्स टू द इंजन, इंजन मूव कर रहा है, ये एग्जैक्टली इस कार्ट को भी अपने साथ ले जाएगा। तो बेसिकली अगर जनरल डेफिनेशन देखना चाहोगे रिजिड बॉडी की, उसमें क्या होता है, फोर्सेस आर transferred to the point of application through these bodies. Point of application same as applied without any loss. मतलब आपने 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे जनरेट किए और 100 का 100 न्यूटन इसके पास उसी फोर्स के साथ खींचेगा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है कि नहीं, और वो सारा का सारा फोर्स ट्रांसफर हो रहा है टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड, तो तब हम बोलते हैं कि ये बॉडी जो है ये क्या है, रिजिड बॉडी है। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद आप जो ये फोर्स आप अप्लाई करोगे इसकी वजह से क्या होता है इस रिजिड बॉडी में, ये रिजिड बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। ओके, अगर आप देखोगे आयरन को अगर आप क्या करोगे, जो हैमरिंग करोगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है उनमें। ओके, कुछ हद तक वो अगर आप उनको एक फटका मारोगे एक हैवी आयरन ब्लॉक को, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसको वापस रिगेन करता है क्विकली। ऑलराइट, तो कहीं क्विकली करता है, कहीं टाइम लगा के करता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर कुछ चेंज आ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो वो टर्म्स हम देखेंगे आगे। पहला हम बात इधर पहले ही बात करेंगे हम इसकी स्ट्रेस की। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस अगर आप फ्लूइड्स की बात करोगे वहां पे आप पढ़ोगे प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो है सिंपली ये होता है क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स, या आप बोल सकते हो रेस्टोरिंग फोर्स। बेसिकली रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही स्ट्रेस, रेस्टोरिंग फोर्स ही स्ट्रेस जनरेट करता है, मगर रेस्टोरिंग फोर्स तभी लगेगा जब डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। तो आपकी मर्जी है, सिंपली फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स applied per unit area of a body, applied per unit area of a body is called as stress, of a body is called as stress। तो अगर आपके पास F जो है ये है हमारे पास applied force and of course by magnitude इतना ही होगा हमारे पास restoring force भी। A जो है ये है area of cross section, ओके, जिस एरिया के ऊपर ये लग रहा है ये फोर्स, तो स्ट्रेस जो होता है ये सिंपली होता है किसके बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड्स। ऑलराइट, तो इसका अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे, इधर ही ऐसा यूनिट होगा, इसका फोर्स का आएगा न्यूटन, इसका आएगा मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं। ओके, तो आप इसको पास्कल्स में मेजर करोगे, सेम यूनिट जो प्रेशर की यूनिट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये स्ट्रेस, इस स्ट्रेस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल इस स्ट्रेस से क्या हो सकता है, इस स्ट्रेस जब मान लो आपके पास एक रॉड है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया है दोनों साइड से, आप फोर्स लगा रहे हो, आप इसकी शेप चेंज कर रहे हो, यू आर कंप्रेसिंग इट, यू आर चेंजिंग द लेंथ, यू आर रिड्यूसिंग द लेंथ एंड इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गर्थ इंक्रीज कर रहे हो, लेंथ डिक्रीज कर रहे हो। या आपने इसको पकड़ के रखा है एक यूटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, जो इनकी इलास्टिक चेक करने के काम आती है, तो आप इसको खींच रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ बट यू आर रिड्यूसिंग द गर्थ। ऑलराइट, तो जब आप इनको डिफॉर्म करते हैं तो इनमें चेंज हो जाती है शेप, तो हम उसके लिए एक डेफिनेशन लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन।
क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन सिंपली क्या होता है, अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन लिखेंगे फिर टाइप्स में इनको अलग अलग से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं इसको। ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, टू द ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप के मुकाबले में कितनी शेप चेंज होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ऑलराइट, तो स्ट्रेन जो है, ये शेप मैंने जनरल एक टर्म लिखी है यहाँ पे, शेप में क्या आ सकता है आपके पास, लेंथ आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, एरिया हो सकता है। ऑलराइट, तो मैंने जनरल टर्म लिख ली है शेप। ओके, तो इस स्ट्रेन के भी डिफरेंट टाइप्स आएंगे। अगर लेंथ चेंज हो रही है विद ओरिजिनल लेंथ रेशियो निकालोगे तो एक टाइप का स्ट्रेन, एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एरिया अनदर स्ट्रेन, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालोगे तो अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेन। वो हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखेंगे। ओके, और रिमेंबर दिस थिंग, एसआई यूनिट जो है इसका, ये जो स्ट्रेन होता है ये होता है यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस and dimensionless, because any physical quantity which is unitless is necessarily and definitely dimensionless। उल्टा जरूरी नहीं है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है बट एक यूनिटलेस क्वांटिटी का डायमेंशन कतई नहीं हो सकता। ओके, तो ये स्ट्रेन जो है और स्ट्रेन के टाइप्स देखेंगे, उसी में इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे, दैट विल बी मोर प्रिसाइज। ऑलराइट, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और द वे इन विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, the stress developed inside it can be categorized in the following types। First one is, जिसको हम बोलते हैं क्या, तीन टाइप के हमारे पास स्ट्रेसेस है। एक लगते हैं परपेंडिकुलर, जिनको हम नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, या तो लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होती है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो हम पहले बात करेंगे जो लेंथ वाइज लगेंगे वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ये स्ट्रेस which acts along the length of, which acts along the length of the rod, of the solid or the rod। ऑलराइट, जो लेंथ वाइज एक्ट करता है। मान लो आपके पास एक रॉड है जिसके पास लेंथ है कुछ गिवन, तो आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर लिया है। अलोंग द लेंथ अगर ये अप्लाई कर रहा है, बाहर की तरफ कर रहा है या अंदर की तरफ कर रहा है, तो ये फोर्स है, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो इसके ऊपर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल आएगा किसके बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया इसका मान लो ए है तो ये आएगा एफ अपॉन, ऑफ कोर्स इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे भी सेम एरिया होगा, सेम फोर्स हमने अप्लाई कर लिया है। सेम फोर्स क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपने अलग अलग वैल्यू ऑफ फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट होगा। The sum of forces must be equal to 0, only then the body will be deformed on the application of external force। Alright, क्योंकि अगर ये sum of force नॉन जीरो होगा तो एक साइड ज्यादा है तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा उस डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो दैट मस्ट बी इक्वल। तो अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है ये दो टाइप का हो सकता है, इसके दो सब टाइप्स हैं। एक होता है कंप्रेसिव, दूसरा होता है टेंसाइल। एक हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरा हो सकता है क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव तो आपको बाय नेम पता चल जाता है, जो कंप्रेस करेगा, विच ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द बॉडी। ये लेंथ वाइज की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल तो हम स्ट्रिक्टली यहाँ पे लेंथ की बात कर सकते हैं। तो कंप्रेसिव में क्या है, आप डायग्राम देख के याद रख सकते हो कि ये होगा क्या, ये होता है वो स्ट्रेस जो क्या करेगा, बॉडी को डिफॉर्म तो करता है मगर उसकी लेंथ डिक्रीज करता है, विच ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। ओके, तो ये है हमारे पास फोर्स, इसका एरिया है ए, ये है हमारे पास फोर्स, सेम होना चाहिए, एरिया भी ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सेम एरिया। सो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो डेफिनेशन सेम है, फोर्स अपॉन एरिया। बट व्हाट डज दिस कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्राई टू डू, इट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द बॉडी, रिड्यूसेस द लेंथ एंड इंक्रीजेस गर्थ, बिकॉज एक जो है वो दूसरे के खर्चे पे हो जाता है, इंक्रीजेस गर्थ। ऑलराइट, अगर आप लेंथ कम कर रहे हो, इसकी जो गर्थ है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको खींचोगे पतला हो जाएगा। आप ऐसे ट्राई कर लो, बबलगम जो है अगर उसको खींचोगे देखो पतला हो जाता है, क्योंकि आप उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हो। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसका। ओके, व्हाट अबाउट टेंसाइल स्ट्रेसेस, दे ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ बट रिड्यूस द गर्थ। ऑलराइट, ये आपके पास ऐसा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहे हैं। इफ दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ, इट इज कंप्रेसिव, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस solid, then we call them as tensile stresses। All right,
तो ये हमारे पास है एरिया, इसका फॉर्मूला इसके लिए भी सेम है F/A, बट दे इंक्रीज द लेंथ। ऑलराइट, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के साथ हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स भी। ऑलराइट, कंप्रेसिव स्ट्रेन हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन हो सकता है। ओके, तो इसी के साथ हम देखेंगे अपना अपना टाइप स्ट्रेन का। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है इसके साथ हम डेफिनेशन लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, क्योंकि हर किसी स्ट्रेस के साथ अपना एक स्ट्रेन टाइप है। तो स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है सिंपली रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। अब हमें पता है कौन सी शेप चेंज हो रही है, हमने उधर जनरल लिखा था शेप। अब शेप में मैंने बोला आपको लेंथ चेंज होती है, एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम 1D 2D 3D। राइट, तो रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको आप एप्सिलॉन विद सब्सक्रिप्ट L लिख सकते हो। मान लो इनिशियली इसकी लेंथ जो है L है, जब आपने फोर्स अप्लाई कर लिया है, स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है, तो इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा, बट इसकी लेंथ जो है वो एरिया जो कम हो जाएगा, लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो मान लो इसमें नई लेंथ जो है वो है L प्लस डेल्टा L। तो ओरिजिनल लेंथ जो है वो कितनी है? ओरिजिनल लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू L। न्यू लेंथ जो है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? चेंज इन लेंथ इक्वल टू न्यू माइनस ओरिजिनल, that is you can write this way, L plus delta L minus L, L and L goes, so it will be delta L. So we can define the longitudinal strain, that is called as we can define this as change in length delta L, not be original length, that's L. All right, this is the value. Okay, remember one thing, if the length is increasing, इसको हम क्या बोलते हैं? पहले केस में अगर ये लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो रहा है? लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, क्योंकि इसमें लेंथ जो है वो क्या इंक्रीज हो रही है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन, डेफिनिशन सेम। ऑलराइट, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया और ये हो गया हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा, और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो डेल्टा है, चेंज इन लेंथ का भी वही यूनिट आएगा, लेंथ का भी वही यूनिट आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी डायमेंशनलेस। सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऑलराइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में इसी तरह कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगेन सेम फॉर्मूला, दैट दिस इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बट ऑफ कोर्स उस केस में क्या हो जाता है? जो लेंथ है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ओके, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल के बाद हमारे पास क्या होते हैं? शेयर स्ट्रेस। रिमेंबर वन थिंग, दिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। ऑलराइट, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये एक क्लास में बिलोंग करता है जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब होता है व्हेन अप्लाइड फोर्स, व्हेन deforming force is perpendicular to the surface। अगर ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है उनको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में ही ये पहला वाला जो हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूडनल, ये नॉर्मल स्ट्रेस में ही आता है। कैसे? अगर आप देखोगे ये लेंथ है हमारे पास, ये जो फोर्स लग रहा है ये इस एरिया के ऊपर लग रहा है, मगर कहाँ? परपेंडिकुलर, तो इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, दूसरा जो है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस में आता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ऑलराइट, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है उसके बाद टेंजेंशियल भी एक आता है, वो अलग देखेंगे। तो दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, यहाँ इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब क्या होता है? ये सिंपली होता है स्ट्रेस डेवलप्ड व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ओवर अ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ऑलराइट, तो अभी हमने क्या बोला था? स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है इसका भी फॉर्मूला सेम है, मगर ये जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है ओवर अ वॉल्यूम। क्या लग रहा है? ओवर अ वॉल्यूम। तो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स changes or tries to change the volume of a substance
then the stress is said to be, then the stress is called as or said to be hydrostatic, or simply लिखूंगा मैं as volumetric stress. Volumetric stress. फॉर्मूला से चेंज कुछ नहीं होगा. स्ट्रेस का फॉर्मूला ये वॉल्यूम के लिए भी सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हो. इट इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, मगर इस टाइम पे ये जो फोर्स एंड एरिया जो है ये लग रहा है 3 डायमेंशन में. मान लो आपके पास क्या है, ये यूजुअली हम ये बात फ्लूइड्स में करेंगे. आपके पास एक बलून है, इस बलून का आपने क्या कर दिया है, आप चारों तरफ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऐसे हाथ में बांध के इसको आप कंप्रेस करना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा. इनिशियली कुछ वॉल्यूम था इसका, फाइनली आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो इसका जो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. दैट इज डेल्टा वी. इनिशियल वॉल्यूम जो है इसका, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो कितना है इसका, ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी. न्यू वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी. चेंज हो रहा है, माइनस हो रहा है, आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा वी. ऑलराइट, तो ये हमारे पास चेंज हो रहा है वॉल्यूम. व्हेन द फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स ट्राइज टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, then we say that this is hydrostatic stress. And remember, this is also a type of normal stress. इसके क्लास में आता है. क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है ये लगता है perpendicular on the surface in all directions. And remember, for deformation to take place, the forces in all directions must cancel out each other. They should be equal in magnitude, opposite in direction. Vertical direction में भी equilibrium maintain होना चाहिए, horizontal में भी और किसी और एंगल पे भी, so that the body does not accelerate but only its shape is changed. तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होगा या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन भी होगा. तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए स्ट्रेन इज द जनरल फॉर्मूला, स्ट्रेन इज जनरल टर्म. तो वॉल्यूमेट्रिक होगा तो सिंपली उसमें वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी से नोट कर सकते हो आप इसको. ओके, ये होता है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ इसका रेशियो निकालोगे तो सिंपली आप लिख सकते हो एप्सिलॉन वी इज व्हाट इज द चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज माइनस डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल इज माइनस ओनली शोज द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड हियर. इफ इट इज इंक्रीज्ड, आप इसको फॉलो भी सकते हो तो पॉजिटिव आ सकता है, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. तो इट इज सिंपली चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल. इसको आप हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन भी बोलते हो. क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको. ऑलराइट, तो अगेन इसका जो है यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा, यूनिटलेस होगा, क्योंकि वॉल्यूम का अगर मीटर क्यूब है, चेंज इनका भी वही होगा, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. कैंसल आउट एंड एनी टर्म व्हिच इज यूनिटलेस इज नेसेसरली अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी आल्सो. राइट, अब जो लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेसेस. ऑलराइट, तो अब जो है हमारे पास जो है टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, दिस इज टी नॉट जे. टेंजेंशियल स्ट्रेस या इनको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये नॉर्मल एक टाइप था हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है हमारे पास शियर. तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि फोर्स, द डिफॉर्मिंग फोर्स, द डिफॉर्मिंग फोर्स जो है एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, एक्ट्स पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस. जिस सरफेस के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर ये फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है. लाइक हाउ, अगर हमारे पास एक सॉलिड है, ओके, 3 डायमेंशनल में हम बात करेंगे, एक सॉलिड लिया मैंने, ओके, रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी से मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करोगे वो ट्रांसफर होगा आगे, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगी और स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल जो है वो चेंज नहीं होगी. अब मैं जो है टॉप मोस्ट सरफेस है, ये वाली सरफेस जो है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ताकि इसको मैं क्या कर सकता हूं, डिफॉर्म करूं. मगर ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये लगेगा इसके ऊपर क्या, टेंजेंशियली. फोर्स जो है ये लगता है टेंजेंशियली हमारे पास. अगर फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है, डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस विल नॉट चेंज बट ओनली द वे इट क्रिएट्स एन इफेक्ट दैट चेंज. ऑलराइट, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो वो कितना है, ए. अगेन टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको टी से डिनोट कर सकते हो आप, यहाँ एस से डिनोट कर सकते हो. शियर स्ट्रेस यहाँ आपकी मर्जी है, टी से डिनोट करना चाहते हो. इट इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया बट इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस. ओके, रिमेंबर वन थिंग, ये जो
टेंजेंशियल स्ट्रेसेस है, ये बॉडी की लेंथ और विड्थ इंक्रीज नहीं करते हैं ना डिक्रीज करते हैं। इनका काम खाली क्या होता है, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना। अभी अगर ये ऐसे खड़ा है, इसको टेढ़ा करना, ऑलराइट, खाली बॉडी को ये टेढ़ा कर देते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, यू नो व्हाट विल हैपन, दिस लोअर सरफेस, अगर ये इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे फ्रिक्शन इसके बराबर लग रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको ऐसे, ये देखो ये बोर्ड का टॉप सरफेस है, इसको मैं ऐसे लगा रहा हूँ फोर्स, टेंजेंशियल लगा रहा हूँ। अगर ये फिक्स्ड है तो ये खाली सरफेस को अपने साथ घसीट के ले जाएगा। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हो, ये मान लो आपके पास एक सॉलिड है, इसके डिफरेंट लेयर्स है, ऑलराइट, जैसे ही आप इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो देखोगे ये टॉप मोस्ट सरफेस जो है ये आगे की तरफ निकल जाती है, प्रोवाइडेड कि नीचे जो है फ्रिक्शन एग्जैक्टली इसी के बराबर लग रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नीचे कम लग रहा है तो इस धक्के से ये बुक जो है ये आगे जा सकती है। सो फर्स्ट थिंग टू डिफाइन स्ट्रेस, यू नीड टू कंसीडर दिस दैट द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. Now if the force is perpendicular to the surface, it is normal stress. If the force is tangential to the surface, it is not normal stress, it is tangential stress. And what does this tangential stress do? It only changes the configuration in which the body is. Alright? अगर ये पहले भी erect थी खड़ा, अगर जब हम tangential stress लगाएंगे, it will make it inclined with its original axis. Alright? So it only changes the configuration. Tangential stress जो है ये क्या करते हैं? They change configuration of body. They tilt the body about their original axis. तो ये नीचे वाला सरफेस तो इधर ही रहेगा, ऊपर वाला जो है ये थोड़ा आगे बेंड हो जाएगा, ऑलराइट। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, ये किस टर्म्स में डिफाइन हो जाएगा, ये अगर हम देखेंगे इसको ऐसे, ठीक है कि नहीं, तो ये इतना आगे निकल गया इधर, ठीक है, तो ये इतना निकल गया आगे। ये जो कितने एंगल पे ये चेंज हो गया है, इस एंगल के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को। मान लो इसको डेल्टा से डिनोट करता हूं मैं स्ट्रेन को, तो ये स्ट्रेस आ गया, इसके बराबर यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम है जो बाकी स्ट्रेसेस के हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका अपना स्ट्रेन बताएंगे जिसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन जो है वो एप्सिलॉन एस या एप्सिलॉन टी से डिनोट कर सकते हो। तो ये होगा क्या, ये होता है कितना ये बैंड, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, इट इज डिफाइंड in terms of the angle through which the body is tilted, angle through which the body is tilted, through which the body axis is, through which body axis is tilted. Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लेट से ये आगे टिल्ट कितना निकल गया, ये सरफेस इज डेल्टा एच और ये जो इसकी वर्टिकल हाइट है इट्स एच, तो हम लिखते हैं ये जो शेयर स्ट्रेन है या एप्सिलॉन टॉप, it is equal to tan of delta this, that will be equal to perpendicular upon hypotenuse. So इस टर्म्स में मेजर करते हैं कि एंगल कितना टिल्ट हो गया, that gives us the value of किसका, जो shear strain डेवलप हो जाएगा किसी बॉडी में when a shear stress is applied on it. Alright? तो ये हमारे पास आ गया tan of the delta. Why? Because this defines how much it goes away from its original axis, कितना ये आगे निकल गया. Okay? आप हाइपोटेन्यूज के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, बट ये लेंथ जो है हमारे पास डिफाइन, हमें साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है, साइड ऑफ द क्यूब दिया है, इसलिए हमने इसके टर्म्स में लिया है। एंड सेकंड थिंग, tan के टर्म्स में क्यों लिया है, बिकॉज tan के लिए कंडीशन ये है कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन tan थीटा और थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, ऑलराइट। तो एक तो ये रीजन, दूसरा ये रीजन कि हमारे पास वो हाइट्स आते हैं जो हमें पता है, साइड ऑफ द क्यूब एंड कितना ये आगे निकल गया, वी कैन मेजर इट फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं shear strain का वैल्यू। These are the basic definitions about basic ideas about stress and strain, types of stresses, उनके corresponding जो type of strain है हमारे पास, उनके definitions, अब इनका कनेक्शन क्या है आपस में और रिलेशन क्या है आपस में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।